हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस रेलवे स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सेशन के साथ जुड़ रहे हैं और ये सेशन आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इस पेपर में, तो इस पेपर में जिनका भी ग्रुप डी का पेपर लगा हुआ है, ग्रुप डी का, और साथ में एलपी का भी लगा हुआ है, और टेक्नीशियन टेक्नीशियन और जेई का लगा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रेलवे में जिस भी पेपर में साइंस का पोर्शन आता है, उसके लिए एक हम रेगुलर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा साइंस का। अब बात करेगा कि साइंस लाइएगा कहाँ से, तो 25 क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो पूरी तरह से प्रीवियस पेपर का ही मिलेगा। जैसे आपको सामने हम लेके भी आए हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देखिएगा तो प्रीवियस पेपर से ही 25 क्वेश्चन उठाया गया है। और इसमें आपको अगर लगता है कि नहीं क्वेश्चन और कहीं से उठाए हैं, तो 30 तारीख 12 महीना और 2024 के डेट में जाके देखिएगा, तो जो भी हम प्रश्न लेके आए हैं 25 क्वेश्चन, उस सारा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सेशन है जो लगातार आते रहेगा। भले इन्हें पर्व का समय है तो 1-2 दिन गैप हो सकता है, लेकिन इस सेशन आपको कंटिन्यू 25 क्वेश्चन का साइंस का देखने को मिलेगा। अब आपको भी पता है कि पेपर जो लेता है वो कौन कंडक्ट करवा रहा है, तो टीसीएस ले रहा है, टीसीएस। और टीसीएस का आदत है कि पेपर प्रीवियस को ही हेर फेर करते रहता है। इसलिए हम प्लान बनाए हैं कि 2024 में जितना भी पेपर हुआ है, 2024 में जितना भी पेपर हुआ है, एक सेकंड, 2024 में जितना भी पेपर हुआ है, और साथ में 2022 में जितना भी पेपर हुआ था ग्रुप डी का, वो सारा साइंस आपको 25-25 क्वेश्चन के सेशन के माध्यम से हम करवा देंगे। अब इसमें थ्योरी, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि थ्योरी के लिए एनपीएस स्टडी सेंटर जो देख रहे हैं, एनपीएस स्टडी, इसी के लिए एक रेलवे के स्पेशल बनाया गया है चैनल रेलवे के लिए, और उसका नाम है एनपीएस रेलवे स्टडी। और इसी पर साइंस जो रेलवे के पर्पस जो भी बनाएंगे हम उसको इसी चैनल पर हम अपलोड करेंगे। अब इसमें अगर बात करिएगा तो हम थ्योरी भी शुरू किए हैं, जिसमें लाइट चैप्टर का एक गया है लेंस अतिदर्पण के बारे में, और दूसरा गया है केमिस्ट्री का। अगर बात करेगा तो केमिस्ट्री का गया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन गया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का गया है। ठीक है, लिखावट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन समझ जाइएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन गया है, तो जरूर देखिएगा। मात्र ये कितना मिनट रहता है, तो 20 से 25 मिनट का वीडियो रहता है, और सारा प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ही हम थ्योरी देने का प्रयास करते हैं। तो जरूर जुड़िएगा, और आपको हम साबित करके दिखा देंगे कि जितना भी हम थ्योरी बताएंगे वो 2024 में आपको प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी भ्रम न रखिएगा कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी लाकर उठा कर रख रहे हैं। हम डेट भी बता देते हैं, डेट के देख लीजिएगा, और कहीं भी से प्रीवियस पेपर उठाइएगा, और इस डेट में जो हम क्वेश्चन करवाएंगे वो हूबहू ओरिजिनल पेपर में से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे के जो भी खबर आएगा, नोटिफिकेशन हो या उससे रिलेटेड प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन हो या थ्योरी हो, सारा हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, रेलवे जो एनपीएस रेलवे स्टडी पर। ठीक है, बाकी मिक्सिंग जो जाएगा, जैसे बिहार एसएससी हो गया, फिर अदर एग्जाम हो गया, वो सारा जाएगा एनपीएस स्टडी सेंटर पर जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में देखिएगा तो आपको हम बता देते हैं 1 मिनट में। जैसे देखिए टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था, टेक्नीशियन का पेपर और एलपी के पेपर का अगर बात करिएगा पीटी में, तो इस सारा क्रेडिट गया था एनसीईआरटी का। याद रखिएगा एनसीईआरटी का, इसलिए एनसीईआरटी को भी हम इसमें ऐड करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनाया था, खास करके बायोलॉजी का बनाया था। क्योंकि आपको भी पता है कि टेक्नीशियन में मेरा 85.97 कुछ मार्क था, 97, और इसका कटअप गया था 86 पॉइंट कुछ, मतलब 0.9 से हम बाहर हुए थे। तो इसलिए इसका हम समझते हैं कि पेपर किस हिसाब से सेट करता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और देखिएगा पहला प्रश्न में आपको देखने को लगा होगा कि इसका जो रेलवे आंसर की जारी करता है उसी का हम इंटरफेस रखे हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं नहीं देखने को मिलेगा, कहीं कहीं की कॉपी और पेस्ट नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से हम रखने का प्रयास किए हैं कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ओरिजिनल पेपर का ही बनाया हुआ है। तो इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग p क्या होगा। समझिएगा, जैसे ये बताइए कि वेग क्या दे दिया गया है, तो वेग दे दिया गया है v, और गतिमान द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो द्रव्यमान अगर हम बात करेंगे तो द्रव्यमान दिया है m, और आपसे क्या पूछा गया है, तो p पूछा गया है, तो p मतलब संवेग पूछा गया है। तो आपको पता है कि p बराबर क्या होता है, m गुने v होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनता है उसके बारे में भी हम देखते चलेंगे। जैसे यहाँ से प्रश्न जो बनता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में बनता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, तो ये जरूरी ना है कि ये न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ फार्मूला देखने को मिलेगा, लेकिन अब ट्रेंडिंग में क्वेश्चन क्या बन रहा है कि अगर हम वेग को बढ़ा देते हैं,
वेग को अगर हम बढ़ा देते हैं तो बताइए हमारा काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, वेग के स्क्वायर का है। तो ये बताइए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम वेग को बढ़ाएंगे, यहाँ देखिएगा, अगर हम वेग को बढ़ाएंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। वेग को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से देखिएगा कैसा भी प्रश्न बनता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर चलते रहता है कि अगर वेग को हम बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या हम गतिज ऊर्जा बढ़ा रहे हैं तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर सीधा रिलेशन रहता है तो जो एक साइड बढ़ेगा दाएं साइड बढ़ेगा, वही बाएं साइड बढ़ेगा, इस साइड भी रिजल्ट वही देखने को मिलेगा। फिर एक प्रश्न और यहाँ से बनता है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh होता है, mgh होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी याद रखेगा। और एक क्वेश्चन भी इसमें आगे है, 1 से 2 क्वेश्चन, वहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में विशेष हम बात करेंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो एक परमाणुक होता है। एक परमाणु का मतलब समझिएगा, जैसे हीलियम का अगर बात करेगा तो हीलियम है जो एक परमाणुक है, ठीक है। नाइट्रोजन बात करेगा तो ये द्विपरमाणुक है। हाइड्रोजन अगर बात करेगा तो ये भी द्विपरमाणुक है। और ऑक्सीजन भी बात करेगा तो ये भी द्विपरमाणुक है। तो सिंगल जो आता है वो होता है एक परमाणुक होता है। सिंगल होता है जो क्या होता है, एक परमाणुक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हीलियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिएगा, एक परमाणु के बारे में भी देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किए हैं इसमें। एक परमाणु का अगर बात करिएगा तो वे तत्व है जो एक एकल परमाणु के रूप में स्थिर रहता है। जैसे हीलियम आपको हम बताएं तो हीलियम क्या है, एकल परमाणु के रूप में विकसित होता है। जैसे देखिए यहाँ दिया भी गया है कि हीलियम हो गया, उसी तरीका से नियॉन हो गया, फिर देखिएगा तो आर्गन हो गया। और गैसों के अणुओं केवल एक ही परमाणु से बने होते हैं, एक ही परमाणु से बने होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो एकल परमाणु को बोलते हैं। हीलियम का उपयोग हम गुब्बारों में करते हैं। देखिएगा गुब्बारों जो उड़ाते हैं उसमें क्या भरा जाता है, तो हीलियम का उपयोग हम करते हैं। आगे देखिएगा, आर्गन का अगर बात आता है तो आर्गन का अगर हम बात करेंगे तो आर्गन है जो प्रकाश बल्बों में उपयोग किया जाता है। अगर आर्गन का बात करेगा तो प्रकाश बल्ब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है पुनः जनन होता है। पुनः जनन से संबंधित गलत कथन का पहचान करना है। इसमें गलत कथन का पहचान करना है। अब समझिएगा इस प्रश्न को। इस प्रश्न में गलत कथन का पहचान करना है। जिसे बोला है कि हाइड्रा और प्लेनेरिया जनन है जो पुनः जनन के विधि द्वारा दर्शाता है। एक सही कहा गया, सही है कि हाइड्रा हो गया और प्लेनेरिया हो गया। प्लेनेरिया की जनन होता है जो पुनः जनन विधि के द्वारा दर्शाता है, तो ये सही है। फिर आगे देखिएगा, बोला पुनः जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं जिम्मेदार होती है, तो ये भी सही है कि पुनः जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। फिर बोला है ये विशेष कर्त कोशिकाएं तेजी से गुणन करती है और बड़ी संख्या में नई कोशिकाओं का उत्पन्न करती है, तो ये भी सही है कि कोशिका है जो तेजी से गुणन करती है, ठीक है, और बड़ी संख्या में नई कोशिका का निर्माण करता है। फिर बोला अमीबा है जो पुनः जनन प्रदर्शित करता है, तो ये गलत दिया गया है। अगर हम अमीबा के विशेष अगर हम बात करते हैं तो नीचे देखिएगा अमीबा के बारे में। अगर हम अमीबा का अगर बात करिएगा कि अमीबा के बारे में बताइए, तो ये जीवों में कोशिका का इसका विभाजन होता है जो किसी भी तल में हो सकता है। आपसे प्रश्न में बन सकता है कि बताइए कि कोशिका का विभाजन कैसा होता है, तो कोशिका का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। ये प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछा था टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, किसी भी तल में हो सकता है, किसी भी तल में हो सकता है, किसी भी तल में हो सकता है। तो अमीबा का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। और अमीबा का अगर बात करेगा तो ये कौन सा होता है, तो द्विविखंडन होता है। ये क्या होता है, द्विविखंडन होता है। और नामक प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करता है, जिसमें इसकी एकल कोशिका 2 नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि समझिएगा, जिसे यहाँ देखिएगा, जैसे ये देखिएगा ये अमीबा है। अब अमीबा का अगर शेप का अगर बात करेगा तो इस तरीका से, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। अगर अमीबा का अगर बात करेगा तो देखिए ये जो अमीबा है, देखिएगा ये अमीबा है। ये अमीबा क्या होता है कि द्विविखंडन कब होता है, कि धीरे धीरे क्या होता है कि बीच से ही पतला होने लगता है। जैसे ये अमीबा हो गया और कुछ देरी के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि बीच से ही पतला होने लगता है और इस हिसाब से बन जाता है। और बीच में टूटता है और ये टूट के 2 भागों में बढ़ जाता है। ये 2 भागों में बढ़ जाता है और इसी को हम बोलते हैं द्विविखंडन। तो हम कह सकते हैं कि अमीबा का विभाजन द्विविखंडन होता है। अब यहाँ से प्रश्न पूछता ये भी है कि लेशमानिया कैसा है, तो लेशमानिया बोल दें, लेशमानिया। तो लेशमानिया का अगर बात करेगा तो लेशमानिया भी किस में आता है, तो द्विविखंडन में आता है। लेशमानिया भी क्या आता है, द्विविखंडन में आता है। लेशमानिया के बाद अगर बात करेगा तो अमीबा भी द्विविखंडन में हो गया। फिर पूछता है कौन सा, तो प्लाज्मोडियम पूछता है। ये भी याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है बहुविखंडन होता है। वो क्या होता है, तो बहुविखंडन होता है,
ठीक है, तो लिखने में दिक्कत होता है, बस ये लिख लीजिएगा कि प्लाज्मा है प्लाज्मोडियम है जो बहुविखंडन हो गया। और अमीबा के बारे में और लेशमानिया के बारे में बोलेगा तो ये भी द्विविखंडन होता है। फिर अमीबा का अगर विभाजन होता है जो किसी भी तल हो सकता है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा भी हुआ है कि अमीबा जीवों में कोशिका विभाजन कैसी होती है, तो किसी भी तल में हो सकता है, किसी भी तल में हो सकता है। अब इसका थोड़ा व्याख्या हम देख लेंगे। व्याख्या में कहा गया है कि अमीबा है जो विभाजन द्विविखंडन नामक प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करती है और इसकी एक कोशिका दो नई कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है। अमीबा में पाचन मुक्ता भोजन रिक्तिका के माध्यम से होता है। ये भी याद रखिएगा कि अमीबा में पाचन मुक्ता भोजन रिक्तिका के माध्यम से होता है। फिर अमीबा अपनी पतली और कोशिका झिल्ली के माध्यम से गैसों के विसरण की प्रक्रिया द्वारा सांस लेती है। तो सिर्फ ये याद रखिएगा कि कोशिका किस हिसाब से सांस लेती है, तो विसरण या डिफ्यूजन के माध्यम से सांस लेती है। आगे प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि फ्लोएम निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मृत कोशिकाएं होती है। तो अगर फ्लोएम का बात करेगा तो मृत कोशिकाएं फ्लोएम रेसे होते हैं, फ्लोएम रेसे होते हैं जो मृत कोशिकाएं होता है। अब फ्लोएम का काम क्या होता है कि जो भी तने के माध्यम से या सूर्य के माध्यम से भोजन तैयार होता है वो जड़ तक पहुंचाना ही फ्लोएम का काम होता है। तो भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है, अगर पूछेगा कि बताइए कि भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। लेकिन यहीं जाइलम के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जाइलम के बारे में। तो जाइलम होता है जो जल और खनिज को परिवहन करता है, जल प्लस खनिज का परिवहन करता है, खनिज का जल और खनिज का परिवहन करता है। तो ये दोनों से प्रश्न बनता है कि फ्लोएम का काम क्या होता है, तो भोजन का परिवहन करने का काम करता है। और अगर बोलेगा कि जाइलम का काम क्या होता है, तो जल और खनिज का परिवहन करने का काम करता है। अब यहाँ से पूछा गया था कि बताइए कि कौन सा मृत कोशिकाएं हैं, फ्लोएम में कौन सा मृत कोशिकाएं, तो फ्लोएम रेसे होता है जो मृत कोशिकाएं होते हैं। इसका एनालिसिस भी देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करेगा तो कहा गया है कि फ्लोएम रेसे फ्लोएम ऊतक का एक हिस्सा है जो जीवित ऊतक के अंदर होता है, जो जीवित ऊतक के अंदर होता है, लेकिन परिपक्व होने पर यह मृत रेशे में बदल जाता है, परिपक्व होने पर ये मृत रेशे में बदल जाता है। अब बोला गया है फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही बात हम बोले कि पत्तियों या तने के द्वारा जो भी भोजन तैयार होता है उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। अब जड़ के बारे में देखेंगे तो जड़ के बारे में दिया गया है, बोला गया है कि जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि सिंपल याद रखिएगा कि जैसे अगर हम ये पेड़ बनाती हैं, ये क्या बनाती है, पेड़ बनाती हैं, तो अगर ये जड़ है तो जड़ से ऊपर तरफ जल और खनिज का परिवहन कौन करेगा, तो जाइलम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर तना से जो भी भोजन तैयार हुआ है उस सारे अंग में पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो फ्लोएम करेगा। कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम रेशे के बारे में पूछा था, मृत के बारे में। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विप्रयासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थल रूप से दिखाई देते हैं। फिर दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प है जो नीचे रिक्त स्थान को उपयुक्त रूप से भरता है। तो ये बताइए, गोल झुरीदार हो गया जो बीज हो गया, लंबे बोन पौधे हो गए, और सफेद वाला में जो भरता है वो कैसा भरता है, तो बैगनी होता है, तो बैगनी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, बैगनी के देखिए मेंडल के बारे में हम एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे 10 से 15 मिनट के, याद रखिएगा 10 से 15 मिनट का वीडियो लेके आएंगे और उसमें आपको मेंडल के बारे में सारा जो भी फंक्शन इसके साथ होता है और जैसा भी प्रश्न बनता है उस सारा हम 10 या 15 मिनट के वीडियो में थ्योरी में क्लियर कर देंगे। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें माफ करेगा 2 से 3 क्वेश्चन है जो क्रिएट हो गया है, कौन सा, तो करंट अफेयर्स हो गया है। अगले सेशन आपको मिलेगा जो 25 क्वेश्चन साइंस का ही देखने को मिलेगा। बोला गया डिजिटल भुगतान सेवाओं के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्कैम को रोकने के लिए भारत के निम्नलिखित में से किस संस्था ने यूपीआई सुरक्षा जागरूकता अभियान में मूर्ख नहीं हूं आरंभ किया है। तो इस आरंभ किया एनपीसीएस ने, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें रिएक्शन से प्रश्न बना है कि कौन सा विकल्प है जो धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के लिए सही और संतुलित रासायनिक समीकरण दर्शाता है। अब यहाँ से एक तो सही भी आपको देखना है और दूसरे में संतुलित भी देखना है। संतुलित के मतलब ये हो गया कि जो राइट साइड है वही लेफ्ट साइड होना चाहिए, मतलब राइट साइड, जैसे इसको हम बात करेंगे तो देखिएगा CU है, इसको हम अभिकारक कहते हैं, ये पूरा को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और इस तरफ के पूरा को हम क्या बोलते हैं, राइट साइड के
तरफ को, इसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रतिफल बोलते हैं। अब इसमें सही भी देखना है और संतुलित होना चाहिए। अब कॉपर ऑक्साइड जब HCl से अभिक्रिया करता है तो कॉपर क्लोराइड और प्लस H2O देता है। तो देखिएगा यहाँ एगो कॉपर है तो यहाँ भी सिंगल कॉपर है, यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है तो यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन भी सिंगल है, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है तो देखिएगा हाइड्रोजन भी 2 गो है, और क्लोरीन अगर बात करें क्लोरीन अगर बात करेगा तो यहाँ क्लोरीन भी 2 गो है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 बैलेंस है। तो रिएक्शन से भी प्रश्न बना है, रिएक्शन भी जरूर 10th के NCERT देखिएगा। और ऐसे अगर हम बात करते हैं रिएक्शन का, तो रिएक्शन का भी हम वीडियो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इसके बारे में हम जिक्र किए हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान करना है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण में जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, यहाँ O2 लिख लीजिएगा, माफ करिएगा, मैग्नीशियम हम यहाँ बता देते हैं कि जब मैग्नीशियम है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें डायरेक्ट याद दे रखिएगा कि मैग्नीशियम और हाफ O2 और MgO, अगर बात करिएगा मैग्नीशियम प्लस हाफ O2 और दाएं साइड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें देखिएगा 1/2 जो आया है वो बैलेंस करिएगा तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इसका फंक्शन डायरेक्ट याद करिएगा क्योंकि इसका और इसका दोनों को मिलता जुलता मिलेगा। लेकिन 1/2 माइंड में सेट कर लीजिएगा तो 1/2 O2 होता है, तो Mg प्लस 1/2 O2 और MgO। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। तो अगर हम 1 किलोवाट का बात करते हैं तो आपको पता है कि किलो में 1000 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि 1000 वाट हो गया। अब ये बताइए 1000 वाट हम लिखेंगे, 1000 वाट लिखेंगे, 1000 वाट हो गया, वाट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो जूल बटा सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि शक्ति का जो बात करिएगा तो कार्य बटा समय होता है। अगर पावर अगर पूछे तो पावर क्या होता है, तो कार्य हो गया, वर्क हो गया, और बटा समय हो गया, टी हो गया। ठीक है, तो कार्य का क्या लिख सकते हैं, जूल, और समय का क्या लिख सकते हैं, सेकंड। तो जूल बटा सेकंड इसका मात्रक हो गया, तो जूल बटा सेकंड इसका मात्रक हो गया। तो वही पूछा है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 1000 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगर हम दाब का बात करते हैं तो दाब में बोला है कि दाब का SI मात्रक क्या होगा। तो दाब का SI मात्रक आपको भी पता है कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब अगर प्रेशर का अगर बात करेगा, प्रेशर तो क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल F/A होता है। ठीक है, अभी बताइए F का मात्रक अगर बात करेगा तो न्यूटन हो जाएगा, और एरिया का क्या हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका होता है, तो दाब का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि 2 न्यूटन का बल है और m द्रव्यमान है और 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण है। इन दूसरा द्रव्यमान दिया है m2 द्रव्यमान 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो कुल द्रव्यमान, कहने का मतलब ये हुआ कि m1 प्लस m2 द्रव्यमान आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अब ये बताइए कि आपको पता है कि F बराबर जो हमारा होता है वो क्या होता है, तो ma होता है। अगर यहाँ से m निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, तो F/A हो जाएगा। अब यहाँ से F/A हो गया। अब यहाँ से m1 हम करके देख लेंगे कि m1 कितना होगा, m2 कितना आएगा। अब ये बताइए m1 हमको अगर निकालना रहेगा तो बल कितना दिया है, तो 2 न्यूटन दिया है, और ये बताइए कि इसका त्वरण कितना दिया है, तो 8 मीटर पर सेकंड दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अगर हम m2 का बात करते हैं तो m2 में बल तो रहेगा वही 2 न्यूटन का, और ये बताइए त्वरण कितना दिया है, तो 15 दिया है, त्वरण 15 दिया है। अब कुछ न करना है, जब m1 और m2 ऐड करिएगा, m1 और प्लस m2 ऐड करिएगा तो यहाँ कितना देखने को मिलेगा, तो 23/60 kg देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड पर नहीं बनता है यहाँ करने का। तो इसका राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। कुछ न करना है, m1 और m2 को ऐड कर देना है, माफ करिएगा, यहाँ m1 और m2 को ऐड करिएगा और इसका फाइनल रिजल्ट जो देखने को मिलेगा वो यहाँ देखने को मिलेगा। इन दोनों को जब ऐड करिएगा वैल्यू को, तो फाइनल रिजल्ट 23/60 kg देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि किस यौगिक का, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल या एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। तो एंटा एसिड का अगर बात करिएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम उपयोग करते हैं। एंटा एसिड का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको रासायनिक नाम MgOH2 का उपयोग करते हैं। उसी तरीका से कैल्शियम कार्बोनेट का भी CaCO3 का भी उपयोग करते हैं। तो इस हिसाब से याद रखेगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं एंटा एसिड के रूप में। ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि धारा I है,
अगर हम करंट का बात करते हैं तो I धारा प्रवाहित करने वाले प्रतिरोध R के प्रतिरोधक द्वारा उपयोग या उपभोग की गई विद्युत शक्ति क्या होगा। अब विद्युत शक्ति का यहाँ फार्मूला का अगर बात करेगा तो विद्युत शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं तो P से डिनोट करते हैं। इसको हम P से कर लिए और इसका फार्मूला याद रखेगा कि इसका V स्क्वायर बटा R भी होता है या I स्क्वायर R भी होता है या IP बराबर I V भी होता है, ये याद रखेगा। ये तीनों फार्मूला बनता है, एक V स्क्वायर बटा R, एक बनता है V स्क्वायर बटा R। अगर ये दे दे तो ये भी लगा सकते हैं, या I स्क्वायर R दे दे ये भी लगा सकते हैं, या I V भी लगा सकते हैं। तो विद्युत शक्ति का तीनों फार्मूला में से कौन सा दिया है तो I स्क्वायर R दिया है, तो यही राइट आंसर होगा। अब यहाँ से थोड़ा ऊर्जा से या हीट से भी प्रश्न बनता है और सेम फार्मूला काम करता है, बस अंतर होता है कि V स्क्वायर बटा R और इंटू क्या हो जाता है T हो जाता है। उसी हिसाब से I स्क्वायर क्या हो जाता है तो I स्क्वायर RT हो जाता है। फिर यहाँ याद रखिएगा VIT हो जाता है, VIT क्या हो जाता है तो T हो जाता है, ये हो गया VIT हो जाएगा। तो ये हीट का और पावर का मतलब विद्युत शक्ति का दोनों को मिला के इस तीनों फार्मूला याद रखेगा, तीन तीन दोनों का फार्मूला होता है। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस कोशिका में दुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष होते हैं। किस कोशिका में दुमाक्ष मतलब डेंड्राइट्स और तंत्रिकाक्ष मतलब एक्सॉन्स होते हैं। तो एक्सॉन्स जो होता है वो तंत्रिका कोशिका में होता है। याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका में जो होता है वो दुमाक्ष भी होता है और तंत्रिकाक्ष भी होता है। और ये शब्द जो देखने को मिला है वो कहाँ से मिला है तो एनसीईआरटी से मिला है। याद रखिएगा एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि बताइए किस कोशिका में दुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष दोनों होता है, तो तंत्रिका कोशिका में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि किण्वन प्रक्रम में शर्करा को निम्नलिखित में से किस यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। अब आपको हम बताते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज से अच्छा खासा प्रश्न बना है और इसमें हम बायोलॉजी में ग्लूकोज को हम लेके आएंगे एक छोटा 10 से 15 मिनट का वीडियो और व्हाइट बोर्ड पर हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक रफली हम यहाँ समझा देते हैं आपको कि अगर ग्लूकोज का अगर बात करेगा कि ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज जो होता है वो पायरूवेट में टूटता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बनता कैसे वो भी आपको हम समझाते हैं। जैसे भी चावल रोटी दाल कुछ भी खाते हैं तो ग्लूकोज का रूप ले लेता है। क्या लेता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का रूप लेने के बाद आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है तो पायरूवेट में हो जाता है। आगे कन्वर्ट किस में हो जाता है तो पायरूवेट में हो जाता है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में नहीं बनता है, व्हाइट बोर्ड पर आपको हम समझाएंगे। तो ये ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज किस में बदल गया तो पायरूवेट में बदल जाएगा। अब पायरूवेट से 3 टर्म में टूटता है। पायरूवेट से ये कितने टर्म में टूटता है तो 3 टर्म में टूटता है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहा, ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति रहा तो इस केस में क्या बनता है तो इथेनॉल बनता है। याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहा तो इथेनॉल बन गया। लेकिन अगर बोलेगा कि ऑक्सीजन का अभाव रहा, देखिए ऑक्सीजन का क्या रहा तो अभाव रहा, हम यहाँ लिख देते हैं कि क्या रहा तो अभाव रहा, लिख लीजिएगा। अगर ऑक्सीजन का अभाव रहा तो उस केस में क्या बनता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। उस केस में क्या बन जाता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना देता है तो CO2 बना देता है, प्लस H2O बना देता है और प्लस ऊर्जा बना देता है। प्लस क्या बना देता है ऊर्जा बना देता है। और यही केस हम लोग में देखने को मिलता है। अभी कहाँ देखने को मिलता है तो इसका अगर बात करेगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखने को कहाँ मिलता है तो ये जो देखने को मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस जो हम बताएं ये कहाँ देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। एक रफली फिर हम आपको समझा देते हैं कि अगर ग्लूकोज का बात करेगा तो ग्लूकोज 3 टर्म पहले जाता है तो पायरूवेट बनता है। पायरूवेट के बाद ग्लूकोज का अगर पायरूवेट से क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूछेगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूछेगा तो इथेनॉल बन जाता है। क्योंकि बोला गया है कि किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, और किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही पूछा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन बनता है। तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा शर्करा को किस यौगिक में परिवर्तित किया जाता है तो इथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन वही बोल दे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका हम एक छोटा वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अब इसी को गर्म किया जा रहा है और कुछ के साथ मिलाया जाता है जो क्या है सांद्र है। अब इसमें बोला गया कि इथेनॉल को 443 केल्विन पर अधिक के सांद्र और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा। इसको जब गर्म करिएगा तो इथिन प्राप्त होगा। क्या होगा इथिन प्राप्त होगा। और इथेनॉल प्राप्त किससे हुआ था तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बना था इथेनॉल बना था। और इसी को हम किण्वन विधि भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है बायोलॉजी से प्रश्न बना है और इसमें बोला गया है कि पराग कण से
निकलकर अंडाशय तक पहुंचने वाली नली किसके माध्यम से होकर गुजरती है? तो पराग कण से निकलकर अंडाशय तक पहुंचता है तो अस्टाइल या वर्तिका से होकर गुजरती है। अब यहाँ समझिएगा, जैसे ये बताइए कि ये हो गया अंडाशय, ये क्या हो गया? अंडाशय हो गया। और अंडाशय से 3 भागों में विभाजित होता है। जैसे हम एक रफली बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा ना देखिएगा कि सेप किताब की तरह हो, देखिएगा इसे इस हिसाब से हम बनाए, ठीक है। और एक बीच में हम ये बना दिए, ये हो गया, ये हो गया। अब समझिएगा, इसको हम बोलते हैं परागकोश। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं परागकोश बोलते हैं, तो इसको हम पी से डिनोट कर देते हैं। ये हो गया परागकोश। अब समझिएगा, परागकोश के अंदर ही अगर हम बात करेंगे तो परागकोश के अंदर ही जो बूंदे बूंदे होता है, बूंदे बूंदे होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो परागकण कहते हैं, उसी को हम परागकण कहते हैं। अब यही परागकण जो इस पर जाता है, किस पे? तो वर्तिकाग्र पर, तो इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसको हम क्या बोलते हैं? तो वर्तिकाग्र बोलते हैं। लिख लीजिएगा, वर्तिकाग्र इसको हम बोलते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है, लिख लीजिएगा, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और यहाँ बीच जो ई लाइन को बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? तो अस्टाइल बोलते हैं या वर्तिका बोलते हैं। तो यही बोला गया है कि परागकण से निकलकर, मतलब परागकण से निकलकर अंडाशय तक पहुंचना है। तो ये बताइए कि यहाँ से परागकण कहाँ गया? वर्तिकाग्र पर गया, और वर्तिकाग्र से सीधे यहाँ अंडाशय तक आने के लिए किस माध्यम से होकर आ रहा है? तो वर्तिका से होकर आ रहा है। अगर वर्तिका की जगह पर अगर वर्तिकाग्र रहता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन वर्तिकाग्र न देके दिया है वर्तिका, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वर्तिका हो जाएगा, अस्टाइल हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में दिया है 18 नंबर में, देखिएगा इस प्रश्न में बोला गया है कि एड्रीनल हार्मोन, अधिवृक्का हार्मोन से संबंधित कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? तो एड्रीनल हार्मोन का अगर बात करेगा तो हृदय तेजी से धड़कता है, तो सही दिया है कि जब एड्रीनल ग्लैंड में ही हृदय तेजी से धड़कता है, श्वसन की दर भी बढ़ जाता है, लेकिन रक्तचाप कम हो जाता है। तो रक्तचाप कम नहीं हो जाता है, रक्तचाप की भी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 होता है जो सही कथन पूछा गया था। तो हृदय तेजी से धड़कने लगता है और श्वसन दर बढ़ जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला कि जब द्रव्यमान लिखेगा, ये लिख लिया, द्रव्यमान की एक वस्तु को गुरुत्वीय बल के विपरीत ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? अब समझिएगा, जैसे ये बताइए कि ये हो गया तल हो गया। अब तल के अगर विपरीत उठा रहे हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ होता है -mgh होता है। कभी भी अगर इस पर न्यूमेरिकल आवेगा और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अगर सेम वैल्यू दिया है तो हमेशा निगेटिव लीजिएगा, क्योंकि क्या जा रहा है? अपोजिट में जा रहा है। लेकिन वही अगर ऊपर से नीचे अगर आते रहेगा तो वहाँ क्या लेना है? तो वहाँ प्लस पॉजिटिव लेना है, mgh। यही लड़कन फंसता है कि पॉजिटिव मारे कि निगेटिव मारे, तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव लेना है और नीचे आएगा तो पॉजिटिव लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो mgh में वृद्धि होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, देखिएगा करंट थोड़ा आ गया है, ठीक है, 2024 का ही है। अगले में कोशिश करेंगे कि 25 क्वेश्चन आपको साइंस से ही देखने को मिले। अगले में बोला गया है कि नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी और जिसका लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी के साथ 7.5 लाख तक की शिक्षा ऋण प्रदान करके मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया है? तो पीएम विद्या लक्ष्मी ने किया है, पीएम विद्या लक्ष्मी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो रक्त का एक कार्य नहीं है? अगर रक्त का एक कार्य का अगर बात कौन सा कथन में नहीं किया गया है? तो अपशिष्ट पदार्थ को परिवहन करता है, तो ये सही है कि अपशिष्ट पदार्थ को परिवहन करता है। फिर पेठासार, पेठासार के जगह पर ये नहीं लिखा हुआ है, इसमें इसको जगह लिख लीजिएगा श्वेता करके है, तो श्वेता या श्वास करके है, श्वास संश्लेषण में सहायता ये नहीं करता है। फिर हार्मोन का भी परिवहन करता है और गैसों का भी परिवहन करता है। तो मान लीजिए कि 3 वो सही है, लेकिन गलती कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी गलती है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सीडीबी की क्षमता और निर्माण ऋण सुविधाओं में और ज्ञान साझाकरण के माध्यम से एमएसएमई को समर्थन देने के लिए सहयोग को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है? तो ये किया गया था किसके साथ? तो पिन्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, तो पिनिया इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले देखिएगा, इसमें करंट डाल दिया है 2024 को विशेष कार्य अधिकारी रक्षा सचिव पदनाम, तो ये तो चेंज हो गया है, ये छोड़ दीजिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई तक उठाई गई द्रव्यमान की एक वस्तु का गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो जस्ट आपको बताए थे कि mgh के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव mgh होगा, ठीक है, और अगर नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव mgh होगा।
अगर कहीं भी बात नहीं किया है नेगेटिव पॉजिटिव का तो सीधे MgH लगा के आइएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर का। 25 नंबर में बोला गया है कि कौन सा विसमांगी मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब ये बताइए कि एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है कौन सा, तो समांगी मिश्रण, और दूसरा जो होता है वो होता है विसमांगी मिश्रण। अब ये बताइए पानी और नमक जो होता है वो समांगी मिश्रण हो जाता है, लेकिन आपसे प्रश्न बोला है विसमांगी, तो आयरन क्लोराइड और लौह का चूर्ण होता है जो ये विसमांगी होता है। तो आयरन क्लोराइड और लौह चूर्ण का मिश्रण विसमांगी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2। अब इस सारा ऑप्शन देखिएगा, कॉपर सल्फेट भी होता है जो समांगी हो जाता है, पानी में चीनी मिलाइएगा तो उसमें भी समांगी हो जाएगा, लेकिन आयरन क्लोराइड और लौह चूर्ण का मिश्रण विसमांगी होता है। मतलब पूरी तरह से घुले मिले नहीं उसे विसमांगी कहते हैं, और पूरी तरह से घुल मिल जाए, जैसे देखिएगा पानी में नमक डालिएगा तो पूरी तरह से घुल मिल जाता है, उसी तरीका से पानी में चीनी डालिएगा तो ये भी पूरी तरह से घुल मिल हो जाता है, तो इस समांगी कहलाता है। और यही केस देखने को मिलता है कॉपर सल्फेट के साथ। लेकिन अगर यहाँ बात करिएगा कि विसमांगी में, तो ये हाइलाइटेड ऑप्शन सेट करता है आयरन क्लोराइड और लौह चूर्ण का मिश्रण होता है जो विसमांगी में कंसीडर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्त बता देते हैं कि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है करंट अफेयर्स देखने को मिला है। अगले सेशन से आपको 25 क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो साइंस ही देखने को मिलेगा। अब इसमें हम बांट दिए हैं कि प्रीवियस पेपर से ही उठाना है। जैसे आप देखे होंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर उठाए हैं, इसी तरीका से आपको ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 2022 में, उसका भी पेपर हम 25 क्वेश्चन लेके आएंगे, सेट बाई सेट। जो भी कम बनता है ओरिजिनल पेपर आंसर की आता है रेलवे के द्वारा, उसी से कट और पेस्ट करके आप PDF बना के हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें देखिएगा 25 क्वेश्चन आया है, 25 क्वेश्चन आपको साइंस ही देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।